नमस्कार साथियों, बुढ़ाने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, अपने कल पढ़ रहे थे वर्ण विचार में स्वरों का वर्गीकरण। जो हमने देखा था कि सबसे पहला जो आधार हमारा था वो था दोस्तों मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम पढ़ रहे थे कि इसके 3 भेद होते हैं। नंबर पहला जो था वो ह्रस्व या लघु, छोटा स्वर या एकमात्रिक स्वर या मूल स्वर। ये हमने इनके बारे में कल अच्छे से हमने जान लिया था कि किसे कहते हैं, कितने होते हैं। ई, ए, ई, लघु, उ, री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे। ओके दोस्तों, अब देखिए 2 नंबर पर हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर, गुरु स्वर कहते हैं दोस्तों, गुरु स्वर और संधि स्वर। इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। ये लो दोस्तों, दूसरे आधार पे हम लेके चल रहे हैं जो हमारे सामने है दीर्घ गुरु लघु दीर्घ गुरु द्विमात्रिक और संधि स्वर। अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये कौन से होते हैं, किसे कहते हैं। अब आपके सामने ये सारे ऑप्शन में से कोई भी यदि आ जाए तो ध्यान देना कि दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं अपन इन्हें, बड़ा स्वर भी कह सकते हैं इन्हें, द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, गुरु स्वर और संधि स्वर भी अपन कहते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। यानी हमने कल देखा था कि लघु स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो लघु स्वरों की जो उच्चारण का जो समय होता है वो एक मात्रा का होता है, यानी उनमें तो प्राणवायु होती है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। जबकि गुरु स्वर है या द्विमात्रिक स्वर है, इनमें लघु स्वरों की तुलना में क्या होगा कि प्राणवायु है वो दुगुनी मात्रा में बाहर निकलेगी। तो देखो दोस्तों कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय लघु स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है। कितना समय दोस्तों? दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर अथवा संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों ने? संधि स्वर कहते हैं। समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। यानी तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर होते हैं या मूल स्वर होते हैं, उनकी तुलना में जो अपने उच्चारण करते हैं तो उनकी तुलना में यदि समय दुगुना लगता है या प्राण वायु दुगुनी मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कह सकते हैं। दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर या गुरु अथवा संधि स्वर। संधि स्वर क्यों कहते हैं दोस्तों? अपने दिमाग में सवाल आना चाहिए कि संधि स्वर क्यों कहते हैं। क्योंकि जो मूल स्वर होते हैं उनके योग से ही बाकी जो स्वर हैं अर्थात गुरु जो स्वर हैं अर्थात दीर्घ जो स्वर हैं वो बनते हैं। कैसे? अर्थात इनकी संख्या, अब बात करें इनकी संख्या की, तो दोस्तों लिखो
दीर्घ स्वरों की संख्या कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वरों की कुल संख्या। लिखो दोस्तों, दीर्घ स्वरों की कुल संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। कौन कौन से होते हैं? अच्छा, अच्छे से लिख लेना दोस्तों इनको। अब जो हमारे सामने 4 को थे उनको हटा देते हैं, क्योंकि हिंदी में 11 स्वरों की संख्या होती है, उन 4 को हटा देते हैं। तो हमारे सामने बचते कौन कौन से हैं? जो बच गए वो हमारे सामने दीर्घ स्वर हो जाए। कौन कौन से बच गए? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ। अब ये हमारे सामने 7 दीर्घ स्वर आ गए दोस्तों, अर्थात द्विमात्रिक स्वर आ गए, अर्थात गुरु स्वर आ गए। अच्छे से याद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्योंकि हमने देखा था कि स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने देखा था कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर 4। उसके बाद में अब जो देखा है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, वो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस 7 होते हैं। अब बात करता हूं मैं कि आपने आरंभ में मैंने बताया था कि 3 प्रकार से अपन स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो पहला देख लिया, दूसरा, तीसरा कौन सा? प्लुत स्वर, जो मुख्य रूप से प्यारे दोस्तों अधिकांश विद्वान इनको हटा देते हैं कि प्लुत स्वर हिंदी में नहीं चलते हैं। हालांकि हिंदी में कम चलते हैं लेकिन कम चलते हैं। अब प्लुत स्वरों की बात करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, नंबर 3 पे अपन चर्चा करते हैं प्लुत स्वरों की। कौन सी स्वर है दोस्तों? प्लुत स्वर। स्वरों की बात करते हैं, पहले बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों की मैं यदि बात करूं तो प्लुत स्वर होते कौन से हैं? कहते किसे हैं कि वही तरीका कि लघु स्वरों की तुलना में यदि दुगुना समय लगता है तो दीर्घ स्वर बनते हैं। और अब बात करें प्लुत स्वरों की, तो इनका उच्चारण करेंगे तो अपने जो दीर्घ स्वर हैं उनसे दुगुना हो जाएगा, अर्थात दीर्घ, लघु और दीर्घ इनकी तुलना में यदि त्रिगुना समय लगता है तो जो उच्चारण होगा वो स्वर निकल जाएंगे। तो क्या कौन से स्वर हो जाएंगे? प्लुत स्वर हो जाएंगे। कौन से स्वर हो जाएंगे दोस्तों? प्लुत स्वर हो जाएंगे। परिभाषा लिखो अच्छे से कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय का उच्चारण लंबे समय तक जिनका उच्चारण लंबे समय तक लगातार करते हैं, जिनका उच्चारण लंबे समय तक, यहां लिखो दोस्तों, लगातार करते हैं तो उस ध्वनि को प्लुत ध्वनि या प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत ध्वनि या प्लुत स्वर कहा जाता है। अब दिमाग में अपने विचार आता होगा, प्रश्न बनता होगा कि सर भाई जैसे अपने स्वर तो 11 ही होते हैं, 4 तो अपने मूल स्वरों में आ गए और 7 इधर 11 हो गई, तो अब ये इनकी संख्या कहां से लेके आएंगे? तो दोस्तों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी संख्या कितनी होती है और कैसे होती है? क्योंकि अपने 7 हो गई और यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान दिया हूं कि लंबे समय तक, इस बात पे जरा गौर करना
कि लंबे समय तक यदि अपन लगातार उच्चारण करते हैं तो जो प्लुत स्वर होंगे उनकी ध्वनि लंबी, जैसे आपने सुना होगा मोस्टली जो भजन कीर्तन करते हैं या अन्य कोई सॉन्ग गाते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए भजन गाते हैं तो उच्चारण करते कि मैया मैया, ऐसे लंबा उच्चारण करेंगे ना तो करते करते जब ये अंत में जो अंतिम जो ध्वनि आ रही है वो लंबी हो रही है, अर्थात इस लंबी ध्वनि के साथ में जो लंबी जो ध्वनि आ रही है वही ध्वनि क्या कहलाती है, प्लुत ध्वनि कहलाती है, अर्थात प्लुत स्वर कहलाती है। और इनकी संख्या की मैं बात करूं तो इनकी संख्या दोस्तों 8 होती है। कितनी होती है? 8 इनकी संख्या होती है। अब 8 कौन कौन सी होती हैं? अब ध्यान दें, अलग से हेडिंग लगा लो दोस्तों, प्लुत स्वरों की संख्या, प्लुत स्वरों की संख्या। प्लुत स्वरों की संख्या वो होती है प्यारे दोस्तों 8। कितनी होती है? 8। अब आप सोचोगे कि भाई 11 स्वर तो पहले से कंप्लीट हो गई, पूरे हो चुके हैं, तो ये 8 और कहां से आ गई, ये बला कहां से आ गई, 8 कौन से हो गई? तो जरा सोचना कि 8 कौन सी, तो 7 स्वर तो वो हो गए अपने कौन से, वो दीर्घ स्वर। क्यों? क्योंकि अपन उनको जितना लंबा बोलेंगे तो लंबा उच्चारित होते होते वो प्लुत ध्वनि बदल जाएगी। अब इसके अलावा एक हमारे सामने आता है कि जो 4 थे मूल स्वर 4 थे उनमें से एक ए हो जाएगा और 7 अपनी दीर्घ वाले 7 हो जाएंगे दीर्घ स्वर। तो इस प्रकार मिलाकर के मेरे प्यारे दोस्तों ये 8 प्लुत स्वर हमारे सामने आते हैं। अब ये आप सोचोगे कि सर आपने ए को ही शामिल क्यों किया, बाकी 3 को क्यों नहीं किया? ध्यान से सुनो, उन 3 को इसलिए शामिल नहीं किया प्यारे दोस्तों कि यदि उन 3 को अपने लंबा उच्चारित करेंगे, उन 3 स्वरों को यदि लंबा उच्चारित करेंगे तो पहले किसका रूप धारण करेंगे? आप सोचो, वो पहले दीर्घ स्वर में बदलेंगे। किसे बदलेंगे वो तीनों? अर्थात ई उ री। यदि इन तीनों को अपन लंबा उच्चारित करते हैं तो पहले किसमें बदलेंगे? ये पहले दीर्घ स्वर में बदलेंगे, अर्थात पहले बड़ा बनेंगे, अर्थात द्विमात्रिक बनेगी। इसलिए इन तीनों को क्या कर दिया हमने यहाँ से हटा दिया। तो सर ए को ही शामिल कर दिया क्योंकि ए को कितना भी लंबा बोलूं ये कभी दीर्घ नहीं बनेगा, सीधा बनेगा किसमें? सीधा प्लुत ध्वनि में शामिल होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, और आगे अब देखिए दोस्तों आगे कि उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अच्छे से समझ में आने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो हमने मात्रा या उच्चारण स्थान के आधार पर हमने जो स्वर देखे हैं 3 प्रकार से हमने देखे हैं कि लघु है, दीर्घ है और प्लुत स्वर है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले आधार में, वो है ओष्ठाकृति के आधार पर। अब हमारे सामने हम 2 नंबर पर पढ़ेंगे ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। आइए दोस्तों, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं प्यारे दोस्तों, वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? इसकी चर्चा करते हैं। अब ओष्ठाकृति के सबसे पहले अपने समझते हैं कि ओष्ठाकृति का मतलब क्या होता है। यानी यदि हम स्वर को उच्चारण करेंगे, यदि उच्चारण करते हैं तो उसमें यदि ओठों की आकृति अर्थात गोल होगी। कैसी होगी? गोल होगी या नहीं होती है, इन ओठों की आकृति बनती कैसे है, उस आधार पर अपन क्या करेंगे, इन स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। 2 तरीके से करते हैं। सबसे पहला जो अपना है वह वृत्ताकार। इसमें जो सबसे पहला है वो है वृत्ताकार स्वर। कौन से स्वर है? वृत्ताकार स्वर। ये इनको वर्तमुखी भी कहते हैं, वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर।
क्या मतलब हुआ इसका? वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर का मतलब क्या हुआ? देखो, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अपने होठ वृत्त के आकृति में खुलते हैं, यानी वृत्त के जैसे, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वृत्त ऐसे गोल होता है तो ऐसे ही बने, ऐसे तो नहीं होगा दोस्तों, मगर वृत्त के भांति गोलाई में अपने होठों की आकृति हो जाएगी। तो देखते हैं आगे इसके बारे में कि वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर कहते किसे? लिखो परिभाषा लिखो कि वे स्वर जिनको बोलते समय, वे स्वर जिनको बोलते समय, बोलते या उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय होठों की आकृति, होठों की आकृति वृत्त के समान, वृत्त के समान गोल हो जाती है, वृत्त के समान गोल हो जाती है, उसे वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कि जब इनको, इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो होठों की जो आकृति होगी वो कैसी होगी दोस्तों? वृत्त के समान होगी। किसके समान होगी? वृत्त के समान होगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाएगी। जब वृत्त के समान गोल होगी तो ऐसे स्वरों का क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। अब बात आती है कि होते कौन कौन से, तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो लिखो दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है। 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 सॉरी, अब वो 4 कौन कौन सी होती है? तो आप लिखो ऊ, दीर्घ ऊ, लघु दीर्घ ऊ और ओ। अब ये 4 हमारे सामने प्यारे दोस्तों, ये वो स्वर हैं जिनको अपने यदि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को बांटेंगे तो ये 4 हमारे सामने वो स्वर निकल के आ रहे हैं जो वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है अच्छे से? उम्मीद करता हूं। अब तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो बिंदु है इसका जो दूसरा जो भेद है, अर्थात वृत्ताकार के बाद में अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी है, उसको अपन पढ़ेंगे कल। तो ऐसा इस उम्मीद के साथ में कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, अपने इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ओके, थैंक यू दोस्तों।